जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आप सबका इस पूर्वावलोकन की सीरीज में। अगले वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए भूगोल का पूर्वावलोकन कर रहे हैं। इसमें ये अगला वीडियो है। कई वीडियो बन चुके हैं, प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में है। हिस्ट्री का भी पूर्वावलोकन चल रहा है, उसी प्लेलिस्ट में हिस्ट्री के भी वीडियोस आप देख सकते हैं। इसी क्रम में हमें आज चंद्रमा और क्षुद्रग्रह, धूमकेतु, अक्षांश, देशांतर, इनके बारे में पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है। और ऐसे क्वेश्चन अगर आप गलत करके आ रहे हैं तो इसका मतलब आप पीछे हो रहे हैं। बिना समय गंवाए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो सिंपल है, 1969। आपको याद हो रहना चाहिए, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल वाली बातें नहीं है। ठीक है, चाहे तो आप नाम याद रखें, आपको याद ही होगा। नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस, एडविन बज, एल्ड्रिन जूनियर। ठीक है, इनमें से केवल नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर अपने कदम रखे थे। तो आपको क्यों नील आर्मस्ट्रांग का ही नाम याद रहता है, एडविन एल्ड्रिन का नाम याद क्यों नहीं रहता? क्वेश्चन आ गया तो हंस सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, जुपिटर। तो चंद्रमा पर है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। ये क्या है? चंद्रमा पर काले धब्बों वाले क्षेत्र को सी ऑफ ट्रंक्विलिटी या शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी का मतलब क्या है? जो काले धब्बे हैं उन्हें बोला जाता है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन ए, चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। कारण बता रहा है वो। चांद अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग 23.5 दिन में 23 घंटे 1/2 में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिससे पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। हमें पता है दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। नहीं, ए सही है, परंतु आर गलत है। क्यों गलत है? चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा दीर्घवृत्तीय झुकाव युक्त है। फलस्वरूप जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है तो छोटा, और जब निकटतम दूरी पर होता है तो बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा के अपने अक्ष पर घूर्णन गति उसके द्वारा की जाने वाली पृथ्वी की परिक्रमा, जिसे सिंक्रोनस घूर्णन कहा जाता है, उसके समान है। अतः इस कारण चंद्रमा का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 पृथ्वी दिवसों में पूरी करता है तथा वह इतने समय में ही अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। ये गलत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर नीचे दिए गए फोटो की सहायता से दीजिए। कथन ए कह रहा है, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूर्णन काल का उसकी पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। तो ये वही क्वेश्चन है जो अभी आया, लेकिन यहाँ पर उसने टाइम कुछ नहीं दिया कि कितने दिनों में घूमता है। यहाँ पे सही है और स्पष्टीकरण भी करता है। तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट आप पूरा याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातें सुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान का काम करना बंद कर देते हैं। दूसरा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तीसरा, चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं। या चंद्रमा पर ध्वनि बहुत मंद होती है। तो हमें पता है, इसका आंसर सबको पता होगा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए हमें उनकी बातें सुनाई नहीं पड़ती एक दूसरे की। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, या जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, या जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है जब पृथ्वी जो है वह सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण करते कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? अर्धचंद्र के समय, नवचंद्र के समय, पूर्ण चंद्र के समय, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूर्ण चंद्र जब होता है तो उसे हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं। 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक क्या थे? तो 22 दिसंबर को क्या होता है? उपसौर, अपसौर, उपभू या अपभू होता है। तो उपभू होता है। उपभू का मतलब चंद्रमा पास होता है पृथ्वी के नज़दीक। 22 दिसंबर 1999 को चंद्रमा पूर्ण उपभू पर था, अर्थात इस दिन चंद्रमा के पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण ही सर्वाधिक चमकदार दिखा।
ठीक है, 14 नवंबर 2016 को पुनः ऐसा हुआ। तो अगर ऐसा होता है सुपर मून वगैरह तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और 1999 में पूछ भी लिया गया था RAS के द्वारा, राजस्थान के द्वारा। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण कितना होता है? जब अर्धचंद्र होता है 45, 90, 180, 270। तो 90 डिग्री जब होता है, जब इस टाइप से यहाँ पृथ्वी है, यहाँ चंद्रमा है, यहाँ सन होता है, तब जाकर अर्धचंद्र होता है। बेमेल कौन है इसमें से? ऑड मेन क्या है? मंगल, बुध, पृथ्वी, चंद्रमा। तो चंद्रमा अलग है, बाकी सब ग्रह हैं, चंद्रमा एक उपग्रह है। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल, बुध सेम चंद्रमा है, वो ग्रह नहीं है, वो उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमेलित कीजिए, एक तरफ ग्रह लिखा है, उपग्रह, पुच्छल तारा, कृत्रिम उपग्रह यान। अब कुछ लोग देख के डर जाएंगे कि कृत्रिम उपग्रह यान ये सब तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपको ग्रह तो पता है, यूरेनस है, उपग्रह पता है चंद्रमा है। आप इनसे मिलाने का सही कोशिश करिए। ए का 1 गलत, ए का 4 गलत, A2, अब A2 और B1 ये क्वेश्चन आ भी चुका है, रिपीट हो हुआ है, पीछे आप देखेंगे वीडियो उसमें भी कराया है ये क्वेश्चन। तो पुच्छल तारा कौन था? हेली था, पुच्छल तारा हीली था। C का 4, उस समय जो पुच्छल तारा था वह हेली था, ठीक है। और कृत्रिम उपग्रह का नाम मेरिनर है। आगे चलते हैं। ब्लू मून परिघटना होती है, ब्लू मून क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ब्लू मून जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो उसे ब्लू मून कहते हैं, या जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएं हो जाएं, या जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हो जाएं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें पता है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती हैं तो उसे ब्लू मून कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा भी जा सकता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, या उसका भार घट जाता है, या उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। तो हमें पता है इसका आंसर, उसका भार घट जाता है। क्यों घट जाता है यह आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में पढ़ा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 364,000 किलोमीटर, 446,000 किलोमीटर, 300,000 किलोमीटर, या 350,000 किलोमीटर। तो सिंपल याद रखो 364,000 किलोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं। एक देश अपने सेलिनी परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हो गया। यह यश प्राप्त करने वाला देश कौन होगा? तो ऐसा कौन कर सकता है? आपको पता है, जापान। जापान ने ये कारनामा किया था तब। ऐसा कुछ करंट में रहे तो आपको याद करना है। अब चलते हैं क्षुद्र ग्रह पर। क्षुद्र ग्रह कहाँ मिलते हैं ये पहले देख लो। बृहस्पति और मंगल के बीच की ये जो पट्टी है, यहाँ क्षुद्र ग्रह मिलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिना समय गवाए। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो इनको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो पहले तो यही पता होना चाहिए किसे कहते हैं। नंबर 2, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार कर लेते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। नंबर 2, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा भी है। नंबर 3, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। तो हमें पता है तीसरा तो हमें रटा हुआ है कि साहब गलत है, तीसरा गलत है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। हमें नहीं पता क्या सही है, लेकिन हमें ये पता है कि तीसरा गलत है, तो हम आंसर तक पहुंच गया, ठीक है। वैसे भी क्षुद्र ग्रह ऐसा थोड़ी सभी छोटे होंगे, कुछ तो बड़े होंगे ही, इतनी बड़ी दुनिया है, ये चट्टानी मलबे होते हैं, ठीक है। कई बार दिमाग लगाकर भी क्वेश्चन किए जाते हैं। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं। वे जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं उन्हें मंगल और बृहस्पति कहते हैं। कोई दो राय नहीं इसमें, आसान क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं धूमकेतु का, इतना ही पूछा गया उसमें। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है, क्योंकि धूमकेतु की जो पूंछ है वह सूर्य से परे दृष्ट होती है। क्यों? जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्रीय बल के कारण दूर क्षिप्त हो जाता है। क्या ऐसा है? या
जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पुच्छ की दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित हो जाता है या सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है या धूमकेतु की पुच्छ सदैव एक ही अभिविन्यास में रहती है। कौन सा इसमें से सही है? तो सी वाला सही है। इसमें सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। ये आसान क्वेश्चन है और रिपीट हो सकता है, भले ही यूपीएससी में पूछा गया हो, लेकिन इजी क्वेश्चन है, आ सकता है। धूमकेतु में सामान्यतः दो पुच्छ होती है, धूल कणों से युक्त होती है और एक आयोनाइज्ड होती है। दोनों की उत्पत्ति कोमा से होती है। विद्युत आवेशित कणों से युक्त आयोनाइज्ड पुच्छ सौरिक चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न चुंबकीय बल के विशेष प्रभाव के कारण सूर्य के विपरीत होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हेल बॉप किसका नाम है? हेल बॉप पुच्छल तारा है, कार्टून चरित्र है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी या एक खिलौना है। तो ये पुच्छल तारा है हेल बॉप। ऐसी चर्चा में कोई अगर करंट अफेयर्स में रहे तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो ये बृहस्पति से टकराया था। तो करंट अफेयर्स में ऐसा कुछ टकराए या कुछ चर्चा में रहे तो उसका नाम एटलीस्ट पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट चलते हैं। उल्का क्या है? उल्का, तो उल्का क्या है? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश होता है जिसे उल्का कहते हैं। उल्का आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर सदृश होते हैं। टूटने वाला तारा भी कहा जाता है। वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से ये चमकने लगते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जलकर राख हो जाते हैं। तो उल्का भी याद रखिएगा। अब हमें पढ़ना है पृथ्वी यानी अक्षांश। हम चलते हैं अक्षांश, देशांतर, भूमध्य रेखा, कर्क, मकर सब होते हुए फिर हम नदियाँ, पर्वत, विश्व के और वाटरफॉल वगैरह, देश की राजधानी वगैरह सब पर करेंगे। ये आपका पूरा सिलेबस जल्द ही पूर्वावलोकन, भूगोल और हिस्ट्री दोनों का ख़त्म करके जो आप अगला कहेंगे उसकी भी वीडियो बनना शुरू हो जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए। जब कुछ पढ़ने का मन ना हो आ जाइए इसी प्लेलिस्ट पर और जितनी बार हो सके देखना शुरू कर दीजिए। एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह कौन सी ऐसी अक्षांशीय स्थिति है? तो 45 डिग्री दक्षिण जो है वह सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर वृहत वृत्त नहीं है? ऐसा कौन है जो ग्लोब पर वृहत वृत्त नहीं है? हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी कराई है, उसमें आपको बताया था। तो विषुवत रेखा एक बृहत वृत्त है। मुख्य देशांतर रेखा क्या एक बृहत वृत्त है? 60 डिग्री पूर्व क्या बृहत वृत्त है? 60 डिग्री उत्तर क्या बृहत वृत्त है? तो डी वाला ही है, जो क्योंकि अक्षांश ऊपर जाते जाते छोटे होते जाते हैं और नीचे जाते जाते भी छोटे होते जाते हैं, जबकि देशांतर की जो लाइन्स है वो बराबर रहती है। ये आपने पढ़ा होगा। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ये दोनों मिल जाते हैं आपको? तो शून्य अंश अगर देशांतर आपको पता है तो आप इसका सही से बता देंगे, क्योंकि अक्षांश तो बीचों बीच में ही होता है। तो इसका आंसर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में आप देखोगे 0 डिग्री देशांतर मिलता है और 0 डिग्री अक्षांश तो होता ही है। तो विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं और प्रधान मध्याह्न यामोत्तर रेखा को शून्य देशांतर बोलते हैं। का मिलन अफ्रीका के पश्चिम भाग पर गिनी की खाड़ी में होता है। गिनी की खाड़ी भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह खाड़ी अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। प्रधान याम्योत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ है? तो अभी देख कर आए अंध महासागर में। नेक्स्ट चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन आप पढ़ के देखिए। निम्नलिखित आकृति में दिए हुए भौगोलिक आकृति ही नहीं दिख रही है, छोड़ो, आगे चलते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन। एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है। तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, वह कहाँ उतरेगा? तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा गणितज्ञ वाला दिमाग है, 180 से माइनस वगैरह करेंगे। तो इसका 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा
और 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आने चाहिए पीसीएस में, बाकी पूछा तो कुछ भी जा सकता है कॉन्सेप्चुअल। निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है? उत्तर में सबसे दूर कौन है? तो अपने पता है नई दिल्ली तो बहुत नीचे है, उसके ऊपर बीजिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, बीजिंग से रोम ऊपर है कि नीचे है, तो ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इतना हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि इसके लिए आपको पूरा एग्जैक्ट पता होनी चाहिए चीज़ें। हालांकि इसका आंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ, अगर रिपीट हो तो आप रोम लगाइएगा, क्योंकि रोम और बीजिंग और न्यूयॉर्क में बहुत कम अंतर है। दिल्ली तो हम बहुत नीचे कर ही लेंगे, बाकी सब में बहुत एक एक डिग्री का अंतर है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। देशांतर पे चलते हैं। नंबर 1, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो अपना 5.5 घंटा आगे है, तो ये कहाँ पर होना चाहिए 2 घंटा आगे? तो ये होना चाहिए 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ये कहानी एनसीईआरटी 6th क्लास में दी गई है सब, आप अगर चाहें तो उसको एक बार रेफर कर सकते हैं। जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो, तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर या अंश पर बजे होंगे? तो इसका आंसर होगा सी, यानी 0 डिग्री पर, क्योंकि 6.5 घंटे आगे होगा। ठीक है, क्योंकि 5.5 घंटे का अंतर हो जाएगा, और ये हमारी जो मानक रेखा है, मानक समय रेखा, उसकी बात हो रही थी, और हम 5.5 घंटे आगे हैं। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर कितना होगा? तो ये तो सिंपल है, कितना होगा? 6 घंटे का होगा। 180 डिग्री तो 5×2 = 24, सॉरी 6×4 = 24, 2×4 = 36, 360 डिग्री घूमेंगे तो 24 घंटा होगा, तो 90 डिग्री में 6 घंटे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, ग्रीनविच में एक जगह स्थानीय मान समय 5 बजे साय का है, निम्नांकित में वह कौन सा उत्तर है? तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये 75 डिग्री पूर्व होना चाहिए, क्योंकि 5 घंटे कहा है और हमारा 5.5 घंटे आगे होता है, तो 5.5 घंटे का मतलब कितना होगा? 82, और 82 से माइनस करके ये हम निकाल सकते हैं थोड़ा बहुत। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा देशांतर प्रधान एवं उत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? ये आपको पता होगा, इसका नाम है 180 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं। नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक याम्योत्तर पर दिखाई देती है? तो सबसे जो कह सकते हैं पूर्व में होगा, वहां दिखाई देती है, तो ये आपको पता होगा। आप इसमें ये देख सकते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, उसको रिवाइज करके तैयारी कर सकते हैं अपनी। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? आधार क्या होता है उसका? आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है, तो प्रधान यामोत्तर जो है वो कहाँ से नहीं गुजरती? क्या अल्जीरिया से गुजरेगी, फ्रांस से गुजरेगी, स्पेन से गुजरेगी, नाइजर से गुजरेगी? अब ये भी बताओ, नाइजर से गुजरती है कि नाइजीरिया से गुजरती है, या माली से गुजरती है? तो ये तीनों आसपास हैं, तो ये जो है वह नाइजर से नहीं गुजरती है। ठीक है, नाइजर से नहीं गुजरती है अगर इसके अकॉर्डिंग चले, बाकी अगर ढंग से देखें तो हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 दिख जाए। प्रधान याम्योत्तर गुजरती है, तो ये आपको यानी रट लेना है कि कौन कौन से देशों से नहीं गुजरती है। ठीक है, और कौन कौन से देशों से गुजरती है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर लिखा भी है, पढ़ लेते हैं। प्रधान ये मध्याह्न रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है, कौन कौन सी? सबसे पहले यूके, फिर उसके बाद पड़ेगा फ्रांस, और ये लाइन से ही याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण के क्रम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला यूके, फिर पड़ेगा फ्रांस, फिर पड़ेगा स्पेन, फिर पड़ेगा आपका अल्जीरिया, अफ्रीका में प्रवेश कर जाएंगे, फिर पड़ेगा माली, फिर पड़ेगा बुर्किना फासो, फिर पड़ेगा घाना या टोगो। पहले टोगो पड़ेगा और फिर घाना पड़ेगा।
उसके पास अंटार्कटिका जो ध्रुव है, सॉरी महाद्वीप है नीचे वाला, वह पड़ जाएगा। तो वह तो सबको याद ही रहता है, उससे पहले आप इन चीज़ों को याद कर लें। नाइजर पड़ेगा कि नहीं तो आप अपना बड़ा वाला मैप देखेंगे तो उसमें से थोड़ा सा हल्का सा टच करता हुआ दिखेगा, लेकिन इसमें नहीं लिखा है तो हम मान के चलते हैं वहाँ से नहीं गुजरती होगी। तो यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना। तो आपको याद कैसे होगा? अगर आप मैप लगा रखे होंगे तो आप उसको देखते रहते होंगे तो आपको याद ही होगा कि हाँ अल्जीरिया, माली और बुर्किना फासो, टोगा और घाना ये लाइन से पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अल्जीरिया, फ्रांस, नाइजीरिया नहीं है। अब आप 2 मिनट में आंसर दे देंगे। नाइजीरिया नहीं है, पुर्तगाल नहीं है, तो 3-4 किस में है? सी में है। सॉरी, क्या पूछा है हमने? ये भी तो नहीं देखा क्या पूछा है। सही उत्तर का चयन करिए। सही उत्तर तो अल्जीरिया और फ्रांस होगा, 1 और 2। गॉट इट। आगे चलते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से किनका समय जीएमटी के समान है? तो जीएमटी के समान उन्हीं का होगा जहाँ से वह गुजरती होगी। तो घाना की राजधानी अक्रा होती है, तो अक्रा से गुजरती होगी क्योंकि घाना से गुजरती है। और आयरलैंड की राजधानी डबलिन होता है, तो आयरलैंड से तो गुजरती नहीं है। मैड्रिड हमें पता है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन होती है, लिस्बन पुर्तगाल की, तो वहाँ से नहीं गुजरेगा। मैड्रिड जो है अपना स्पेन की राजधानी, तो वहाँ से तो गुजरेगा। सही पूछा है गलत? सही पूछा है। तो 1 और 3 होना चाहिए वैसे तो। 1, 2, 4 घाना से तो गुजरती है, घाना से गुजरती है। अच्छा सॉरी, उसने पूछा कौन उपयोग करता है, किनका समय जीएमटी के समान है। तो गुजरती भले ना हो पुर्तगाल से, पुर्तगाल से गुजरती भले ना हो, लेकिन वह जो है वो पुर्तगाल वाला ही समय, सॉरी जीएमटी वाला ही समय यूज करता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। वह उसने क्या बोला है? निम्नलिखित स्थानों में से किनका समय जीएमटी के समान है। तो पुर्तगाल से रेखा भले ना निकलती हो, ठीक है, लेकिन जो पुर्तगाल है वह इसी समय का उपयोग करता है। ठीक है, कौन से समय का? जीएमटी का ही उपयोग करता है। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है, तो वहाँ तो गुजरेगी। तो फिर से रिपीट कर दूँ, आप ये क्वेश्चन फंसाया जा सकता है। निम्नलिखित स्थानों में से किनका समय जीएमटी के समान है? समय किसका समान है ये पूछा है, ना कि ये पूछा है किन राज्यों से या किन देशों से, सॉरी राज्य नहीं देश, किन देशों से होकर गुजरती है ये नहीं पूछा। क्या पूछा? कौन से जीएमटी का उपयोग करते हैं। तो उपयोग को तो कोई भी कर सकता है ना, ऐसा जरूरी थोड़ी है जिस देश से गुजरेगा वही उपयोग करेगा। अगर 19-20 है, जैसे मैंने अभी बताया कि बेनिन, बेनिन जो है वह बहुत नज़दीक है टोंगा के, वो छोटा सा देश है, वो चाहे तो जीएमटी का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, हो सकता है करता भी हो, आप इसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर बेनिन भी दे सकता है। तो एक बार आप गूगल पे डालिए कि कौन से देश हैं जो जीएमटी का अपने समय के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि पुर्तगाल काफ़ी दूर है, तो अगर वो कर सकता है तो बेनिन भी कर सकता है। बेनिन तो बहुत पास में है। गॉट इट। तो आप इसको एक बार चेक कर लेना, अगर क्वेश्चन आ गया तो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक घड़ी में समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों के समान नहीं होगा। तो लंदन अभी हम देख के आए, पुर्तगाल अभी देख के आए, वो भी जीएमटी का उपयोग करता है। अक्रा घाना भी जीएमटी का उपयोग करता है। केवल अदिस अबाबा इथियोपिया है जो अलग है। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे। और 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, इसका मतलब क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि कौन से देश हैं जो जीएमटी का प्रयोग करते हैं। जब आईएसटी या मध्योत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, उसका देशांतर का नाम क्या है? तो ये आसान है, इसका हम बी लगाएंगे, 7 और 30। ठीक है, ये पूछा किस में गया? आईएएस में पूछा गया था। आईएएस वाले कभी भी कॉपी पेस्ट मार देंगे। आयोग जो स्टेट आयोग है, ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे साय को पहुंचा। नगर का देशांतर लगभग ही शाम वाला, दोपहर और शाम की कहानी पूछी जा रही बार बार। देखो उत्तराखंड पीसीएस ने ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया, ऊपर भी ऐसे ही था 6 बजे वाला, आपने अभी पीछे देखा था। तो इसका आंसर होगा बी, 87 डिग्री पूर्व की बात हो रही है।
क्योंकि हमारा 82 डिग्री क्या है हमारा है, तो हम 5.5 घंटे आगे रहते हैं। और यहाँ पे कितना 6 बजे यानी 6 घंटे की बात कर रहा है, तो थोड़ा हमसे आगे की कहानी ही होगा। और पश्चिम तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारा पश्चिम थोड़ी, हमारा तो पूर्व है भारत। तो 97 काफ़ी ज़्यादा आगे हो जाएगा, तो 87 थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा अगर नहीं पता है तो आप जल्दी में तुक्का भी मार सकते हैं कि हाँ इस टाइप से सही हो जाएगा। इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, अटलांटिक महासागर, तो ये प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है, हमें पता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो इधर हमारा जो अभी समय वाली रेखा जीएमटी थी, उसके ये अपोजिट में होती है 180 डिग्री। कथन 1, तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। हाँ पता है, अभी तुमने पढ़ा। कारण, तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। दोनों सही है क्या? तो दोनों सही है और व्याख्या भी करते हैं, अभी हमने ऊपर देखा भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। कौन सी दो स्थानों पर न्यूनतम दूरी नहीं होती है? तो डी वाला अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर देखें तो नहीं होती है। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए, बदल दी जाए, तो जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? तो दोपहर हो तो हम पीछे हो जाएंगे। अभी तक 12 से 5:30 घट माइनस कर दो तो होना चाहिए 6:30। जी हाँ, 6:30 बजे होंगे, क्योंकि हम 5.5 घंटे आगे हैं तो पीछे हो जाएंगे। जैसे कई बार आपने एग्जाम में स्कूल में देखा होगा, लाइन बनती होगी, सबसे आगे खड़ा होता होगा कि हम आगे हैं आगे हैं, फिर सर पीछे जाते होंगे और कहते होंगे पीछे मुड़। अब जो सबसे आगे था वो सबसे पीछे हो गया। सेम यहाँ है, हम जितना आगे थे उतना पीछे हो जाएंगे अगर उत्क्रमित हो जाए कहानी 180 डिग्री पूरी। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो ये तो हमें नहीं लगता किसी का गलत होगा। जिब्राल्टर होगा कि बेरिंग? बेरिंग जलडमरू मध्य जो है वह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट है। तो आप बताइए जीएमटी के निकट क्या होगा? जीएमटी के निकट सबसे क्या होगा? 20 नंबर, एक जहाज एल्यूशियन द्वीप समूह के पूर्वी छोर से डच हार्बर की ओर जा रहा है। 1 जनवरी 1999 को 23:30 बजे 180 डिग्री यमोत्तर को पार करता है। यमोत्तर को पार करने के समय से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद जहाज का कप्तान अपनी डायरी में कौन सा समय तिथि दर्ज करेगा? सेम करेगा, जनवरी 2:30 बजे, जनवरी 2:30। नेक्स्ट चलते हैं। पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार लिखा है। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा? तो बी वाला 10 बजे सोमवार ही प्राप्त करेगा। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक पूछा गया था, आपने देखा होगा। क्योंकि जब वो लाइन क्रॉस होती है तो समय में परिवर्तन एक दिन आगे हो जाता है कि एक दिन पीछे हो जाता है, ये कहानी आपको पता होगी। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किस मार्ग बनाना चाहिए? किसे मार्ग बनाना चाहिए? समुद्री धारा को, समुद्री हवा को, देशांतर को या अक्षांश को? तो ये भी कॉन्सेप्चुअल आपने पढ़ा होगा। देशांतर को बनाओ अपना मार्ग तो आप पहुंच जाएंगे। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम पर 3 बजे प्रातः है। उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? 3 घंटे आगे, आप समझ लो क्या होगा 3 घंटे आगे का? 45 डिग्री होगी, क्योंकि 15 × 3, तो जितने डिग्री आगे है उससे 15 को, सॉरी जितने घंटे आगे है उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा, आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। चंद्रमास, उष्ण कटिबंधीय वर्ष, मानक समय या दिवस दिन? तो कौन सी इसमें से
प्राकृतिक इकाई नहीं है। तो सी मानक समय जो है वो हमने बनाया है। उष्णकटिबंधीय वर्ष जलवायु के समय से होगा। चंद्रमास चंद्रमा की वजह से होगा। दिवस घूर्णन और परिक्रमण उनसे सबसे होगा। तो मानक समय है जो हमने बनाया है कि यहाँ से लाइन जाएगी तो हम उसको मानक समय मानेंगे। अब चलते हैं विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। चलिए भूमध्य रेखा के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कहाँ कहाँ से गुजरती है एक बार ये आपको दिखा दूँ तो अब ज़्यादा सही रहेगा। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोम, प्रिंसिप। ये आपको पता भी होगा और आपने ट्रिक से याद भी कर रखा होगा। बस आप क्वेश्चन का आंसर देकर देखिए कि सही रिवाइज हुआ है या नहीं। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है तो आपको याद होगा 40,000 हमने ऊपर भी की थी। निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है पूछा है। तो ब्राजील से गुजरती है, यस। जाम्बिया से गुजरती है क्या? नहीं, जाम्बिया से नहीं गुजरती, तो जाम्बिया को कट कर देते हैं। केन्या, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया था क्या? था। केन्या था क्या? था। कोलंबिया था क्या? था। यानी यही सही होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कुल कितने देश हैं? 13 देश हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो सोमालिया से क्या गुजरती थी? भूमध्य रेखीय। गिनी से क्या गुजरती थी? गिनी से क्या गुजरेगी? यस और नॉट? तो इसका आंसर होगा डी, 2, 3 और 4। 3 और 4 यानी गिनी और रवांडा। रवांडा से नहीं गुजरती है, गिनी से नहीं गुजरती है, लेकिन युगांडा से गुजरती है। युगांडा था, यस था। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? इंडोनेशिया था, यस। बहुत बड़ा इंडोनेशिया, वहाँ तो बहुत ज़्यादा है। मैक्सिको था क्या? मैक्सिको इतना तो इजी भी नहीं देना चाहिए, तो इतना इजी ना तो भाई, मैक्सिको तो बहुत दूर पड़ जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? केन्या है, केन्या है, केन्या है, यस केन्या है। तो वन कहाँ है? इन दोनों में नहीं है, इन दोनों को कट कर दो। कोलंबिया से गुजरती है, यस कोलंबिया से गुजरती थी, तो आंसर मिल गया। यानी वेनेजुएला से नहीं गुजरती होगी। ठीक है, सॉरी क्या है, कोलंबिया और केन्या, तो 3 मैंने क्यों कट कर दिया? कुछ गलत कर दिया हो गया। केन्या से गुजरती है, केन्या से गुजरती है, तो ये दोनों कट होंगे ना, हमने उसको क्यों कट कर दिया? कोलंबिया से गुजरती है तो ये वाला हो जाना चाहिए ना। केन्या से गुजरती थी तो उल्टा कट हो गया। भूमध्य रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? वेनेजुएला से गुजरती है क्या? नहीं गुजरती। केन्या से गुजरती है, यस केन्या ही तो था आंसर। नेक्स्ट, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, तो ये हमने कल वाले में भी देखा था, भूमध्य रेखा होना चाहिए इसका आंसर। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? जकार्ता होगा। जकार्ता कहाँ की राजधानी है? सिंगापुर होगा क्या? कोलंबो होगा क्या? मनीला होगा क्या? तो इसका आंसर सिंगापुर। सिंगापुर सबसे नजदीक है भूमध्य रेखा। नेक्स्ट चलते हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? तीनों एक ही महाद्वीप से गुजरती है, उसके सामने कोई टिक सकता है क्या? अफ्रीका। कर्क रेखा पे चलते हैं, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है, तो सिंपल सबको पता होगा 43 डिग्री। नहीं पता है तो रट लीजिए, पीसीएस ने ही पूछा था, रिपीट कर सकते हैं। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, मिस्र से गुजरती है क्या? यस। भारत से? भारत से तो साहब गुजरती ही गुजरती। म्यांमार से गुजरती है क्या? यस। तो बचा क्या? ईरान बच गया। ईरान से ने कहा थोड़ा सा आप नीचे पहुंच गए, कर्क रेखा से कहा थोड़ा आप नीचे पहुंच गए। तो हम पढ़ भी लेते हैं, तो हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका का है, वहाँ से गुजरती है, फिर मैक्सिको में आती है। और ये ऐसे याद करिएगा, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर बहामास आ जाता है, फिर माली आ जाता है, फिर
माली के बाद मैरिटानिया आ जाता है, फिर नाइजर आ जाता है, अल्जीरिया आ जाता है। अल्जीरिया से और भी कुछ निकलता था, क्या था अल्जीरिया से? तो टाइम वाली जो रेखा थी, ग्रीनविच टाइम, वो अल्जीरिया से। फिर वेस्टर्न सहारा हो गया, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान, ताइवान, पाकिस्तान दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, पाकिस्तान नहीं है। मकर रेखा पे चलते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है? पृथ्वी के सत्य पूछा है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करने के कारण मौसम परिवर्तन होता है, क्या ऐसा है? 2, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात व दिन होते हैं। तुमने कहा बेवकूफ बना दिया, दोनों सत्य हैं, दोनों को उल्टा कर दिया, इसका उसमें उसका इसमें, गलती हो गई। आगे चलते हैं। मकर रेखा नहीं गुजरती है। अब मकर रेखा याद कर लो, मकर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? बोलीविया से गुजरती है क्या? आपको बोलीविया तो बहुत दूर पड़ जाता है, बोलीविया से क्यों गुजरेगी? पराग्वे से गुजरेगी क्या? यस, पराग्वे से तो गुजरती है। अर्जेंटीना से, यस गुजरती है। ब्राज़ील से, तो ब्राज़ील से तो गुजरेगी ही गुजरेगी। कहाँ से नहीं गुजरती है? बोलीविया से। बोलीविया ने भी कहा भाई थोड़ा नीचे हो गए तुम। ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, फ्रेंच पोलिनेशिया जो है वो फ्रांस का अभी पार्ट है, ठीक है। टोंगा, बोट्सवाना, नामीबिया। आगे चलते हैं, फिर वही होगा। किन निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। किन किन देशों से गुजरती है नहीं है, इस पर ध्यान रखिएगा, वरना सही क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया से तो भाई बीचों बीच से गुजरती है, जैसे कर्क रेखा हमारे यहाँ से गुजरती है। ब्राज़ील से भी गुजरेगी, अभी तो देख कर आए। नामीबिया से क्या गुजरती है? चिली से क्या गुजरती है? तो चिली से भी गुजरती है। तो 1, 3, 4 किसी में है? 1, 3, 4 किसी में नहीं है, तो हम 1, 2, 3, 4 वाला लगा देंगे। हमें नहीं पता नामीबिया से गुजरती है कि नहीं, फिर भी हम सही करके आएंगे। लेकिन आपको तो पता है नामीबिया से गुजरती है, बोट्सवाना से भी गुजरती है, दक्षिण अफ्रीका से भी गुजरती है, मोजाम्बिक से भी गुजरती है, मेडागास्कर से भी गुजरती है, ठीक है। चौथा, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब भारत में निम्नांकित में से कौन सी घटना घटित होती है? ऐसे क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इन दिनों। तो क्या होता है? उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है, उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब विकसित होता है, या उत्तर पश्चिम भारत में वायुदाब में परिवर्तन ही नहीं होता, हम तो सेम ही रहेंगे। डी कह रहा है उत्तर पश्चिम भारत में तापमान बढ़ जाता है। तो भाई ये जब मकर रेखा पर होगा तो तापमान बढ़ कैसे जाएगा? नहीं, ये तो गलत हो गया। तो ए वाला सही होगा, क्योंकि उच्च वायुदाब विकसित होता है। क्यों? हमारी एनसीईआरटी वाली क्लास में जो आएंगे उन्हें पता है, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा यानी मकर रेखा पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ क्या होगा? निम्न वायुदाब होगा। निम्न वायुदाब अगर वहाँ पर होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा? उच्च वायुदाब होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दिन रात देख लेते हैं, क्योंकि आप तो दिन रात पढ़ाई करते हो तो दिन रात तो देखना ही पड़ेगा। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछ रहा है, तो इस समय और भी आयोग जो हैं वाको सोचेंगे कि हम भी थोड़ा सा पूछते हैं। कौन सा है जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं? 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। और कहाँ ये नहीं बोला था, तो उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। सामान्यतः 21 मार्च को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते समय 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करते समय विषुवत रेखा पर पहुंचता है। इन दोनों तिथियों को 12-12 घंटे होते हैं, तो 21 मार्च तो नीचे लिखा नहीं था, तो हमने 23 सितंबर सही कर दिया। दोनों हो तो आप दोनों करके आना, ए एंड बी दोनों करके आना। विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, सेम मैंने बोला, जब दोनों हो तो हम दोनों लिख के आएंगे कि 21 मार्च और 23 सितंबर। हमसे कोई जीत सकता है क्या? तीसरे नंबर पे चलते हैं, हमें सब पता है वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं, तो इसमें भी वही है कि हमसे कोई पूछ सकता है भूमध्य रेखा जो कि बीचों बीच में है तो रात और दिन बराबर होंगे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन क्या होगा? कहाँ होगा सॉरी, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, तो कहाँ होगा? फिर वही है कहानी, विषुवत पर, भूमध्य रेखा पर।
चाहे सूर्य इधर हो चाहे सूर्य उधर हो, वहाँ 12 घंटे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? वही होगा जहाँ मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होगा, उसका नाम है 22 दिसंबर। और 21 जून को कहाँ होता है? 21 जून पे यूपीएससी ने कई क्वेश्चन पूछ लिए 2-3 साल में। आप बताओ 21 जून में कहाँ सबसे बड़ा दिन होता है? 21 जून पे क्वेश्चन आ जाएगा आर में, क्योंकि यूपीएससी इतना पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके भी दिमाग में आएगा कि कुछ चलो पूछ ही लेते हैं। ठीक है, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? लो मैंने वही बता दिया आपको, 21 जून को। लेकिन यहाँ बताना चाहिए कहाँ होगा। भारत में होगा, अमेरिका में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, कहाँ होगा सबसे बड़ा दिन? ये तो पूछो पीसीएस वालों, थोड़ा सा ढंग से पूछ लो भाई, कहाँ होगा? किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? 21 जून को होगा, कहाँ होगा? ये भी तो पूछो। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, हाँ ये देखो सही पूछा है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन बताओ। 22 दिसंबर हम बता देंगे, ऐसे यहाँ बताना चाहिए था इन्हें। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या होगा? तो हम बताते 21 तारीख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर की आपकी छाया, दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? निम्नलिखित तिथियों में किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो इसका आंसर होना चाहिए 21 जून। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु की छाया पृथ्वी की सूर्य से दूरी है तथा वस्तु के सूर्य से प्रकाश से बनने वाले कोण पर निर्भर करती है। जब सबसे छोटी छाया तब बनेगी जब सूर्य सर्वाधिक दूरी पर होगा, उसी प्रकार सबसे छोटी छाया तब बनेगी जब सबसे कम कोण सबसे कम बनेगा। 21 जून को क्या होता है? ठीक 12 बजे कर्क रेखा पर सूर्य सबसे दूरी से लंबवत चमकेगा, या ऊपर से चमकेगा तो केवल पॉइंट दिखेगा, हमारे पैरों के नीचे हमारी छाया दिखेगी। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है, तो ग्रीष्म अयनांत वही सेम 21 जून को। 21 जून की 21वीं तारीख को सूर्य, अभी देखो 2019 में आईएएस प्री ने पूछा, 2024 में पूछा, 2025 में पूछा, पता नहीं इतना क्या है 21 जून से। जून की 21वीं तारीख को सूर्य उत्तरी ध्रुव वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, दक्षिण ध्रुवी वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है, मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है। कौन सा आंसर होगा? यही होगा, उत्तर ध्रुवी पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और प्लेलिस्ट को सेव करके जितना हो सके उतनी बार देखिए, जिससे आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। जय हिंद, जय भारत।